इससे पहले कि आगे बढ़े एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक m द्रव्यमान की रस्सी को मोड़कर एक वृत्ताकार वलय बनाई जाती है और उस वृत्ताकार वलय को ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाता है। ये वृत्ताकार वलय जिसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है और इसको ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाता है। ठीक, तो जब इसको ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कराया जाएगा तो इस रस्सी में, ये रस्सी क्या होगी, वृत्ताकार पथ पर गति, कोणीय घूर्णन गति के कारण इसके प्रत्येक कण पर क्या लगेगा, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल। यहां पे एक कण मान लेते हैं जिसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपकेंद्रीय बल, और सभी कणों पर वृत्ताकार पथ के बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगने के कारण क्या होगा, ये फैलना चाहेगी और जब ये फैलना चाहेगी तो उसको रोके रखने के लिए क्या लगेगा, रस्सी में तनाव बल उत्पन्न होगा। बोलो बात सही है? ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं यहां पर इस रस्सी में एक छोटा सा अल्पांश ले रहा हूं। इस अल्पांश की लंबाई है dl, राइट। ये अल्पांश इधर भी कितना कोण बना रहा है, थीटा, और यहां भी कितना कोण बना रहा है, थीटा, राइट। और जब ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करेगी तो सिर्फ रस्सी के इतने से भाग पर बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r। हाँ जी, याद है अपकेंद्रीय बल कितना होता है, या तो उसको लिखते हैं mv स्क्वायर बाय r से, या फिर लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर r से। तो ये dm कौन, अल्पांश का द्रव्यमान, ओमेगा कोणीय वेग और r इसकी त्रिज्या, पहली बात। दूसरी बात, जब ये बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगेगा तो ये प्रसारित होना चाहिए, कौन, रस्सी, और रस्सी को प्रसारित होने से रोकने के लिए क्या लगेगा, तनाव। और रस्सी में तनाव कहां लगता है, उसकी लंबाई के अनुदेश यानी कि स्पर्शरेखा के अनुदेश। इधर क्या लगेगा, टेंशन T, और इधर भी क्या लगेगा, टेंशन T। बोली बात क्लियर है? अब ये कोण थीटा था तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। इस तरह से यहां पे ये कोण भी थीटा, ये कौन थी, त्रिज्या, ये कौन थी, स्पर्शरेखा। तो कुल कोण कितना, 90। इस 90 में से ये थीटा गया तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये एक क्षैतिज रेखा, तो ये पूरा 90 है, जिसमें से 90 माइनस थीटा गया तो ये कोण कितना, थीटा। इस तरह से यहां पे भी ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा। बोलिए बात क्लियर है? तो इस रस्सी में इस तनाव T का इस तरफ जो घटक होगा वो कितना होगा, T cos थीटा, और इधर जो घटक होगा वो कितना होगा, T sin थीटा। बोलिए बात क्लियर है? इस रस्सी में जो तनाव था इसका एक घटक इस तरफ होगा, कितना, T cos थीटा, और इधर जो घटक होगा वो कितना होगा, T sin थीटा। बोलिए बात सही है? तो इस पे जो बाहर की तरफ, इस अल्पांश पे बाहर की तरफ जो अपकेंद्रीय बल लग रहा था उसको कौन संतुलित करेगा, T sin थीटा, और T sin थीटा दोनों मिलकर संतुलित करेंगे, यानी कि 2T sin थीटा किसको संतुलित करेगा, अपकेंद्रीय बल को, और अपकेंद्रीय बल कितना है, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r। बोलिए बात सब सही है? तो अल्पांश के लिए, अल्पांश मतलब अल्प प्लस अंश, एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये कोण थीटा भी क्या होंगे, अल्प। थीटा कैसा है, अत्यल्प, और थीटा अत्यल्प है तो क्या होगा, ये साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कितना, T, 2 यहां पे लिखा हुआ है, साथ में थीटा इज इक्वल्स टू dm ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये बात क्लियर है? दूसरी बात, इसको क्या लिख सकते हो, कोण d2 थीटा क्या लिखोगे, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण d थीटा को आप लिखोगे चाप इस अल्पांश की लंबाई के बराबर, कितनी ली थी इसकी लंबाई, dl, इंटू, सॉरी, चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो d थीटा को क्या लिखोगे, dl अपॉन r। नंबर एक बात, dm कौन है, अल्पांश का द्रव्यमान,
कैसे लिख सकते हो अल्पांश का द्रव्यमान? प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान इंटू अल्पांश की लंबाई, लैम्डा इंटू डीएल। याद आया क्या? हमने पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान को लैम्डा से लिखते हैं, आया ना? तो ये क्या होने, रेखीय द्रव्यमान घनत्व या प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। और प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान कैसे लिखोगे? कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। तो क्या लिखोगे? डीएम। इस वलय का कुल द्रव्यमान कितना? एम। इस वलय की कुल लंबाई कितनी? परिधि के बराबर 2 पाई आर इंटू डीएल, हाँ या ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से डीएम का मान इस समीकरण में लिख दूं और यहां से 2 थीटा का मान यहां पे रख दूं। डी थीटा नहीं, ये 2 थीटा था, ये कितना था? 2 थीटा। 2 थीटा का मान यहां पे और डीएम का मान यहां से यहां पे। तो क्या आ जाएगा देखो जरा, टी 2 थीटा का मान ये रहा कितना? डीएल अपॉन आर इज इक्वल्स टू, अब उधर डीएम का मान लिखना है, ये लिखेंगे क्या? एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। बोली बात सही है? तो एक आर से एक आर, एक डीएल से एक डीएल कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। ये क्या आ गया? इस रस्सी में उत्पन्न तनाव। बोली बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है एक एम द्रव्यमान के कण को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है जी। तो ये कण इस तरीके से परवलयाकार पथ पर गति करेगा। अगर कोई पथ सरल रेखीय नहीं है तो वो एक वक्र है और उस वक्र का हर जगह पर कुछ न कुछ वक्रता त्रिज्या होती है। अगर वो सीधा नहीं है तो वो वक्राकार है, और वक्राकार है तो वो वृत्ताकार तो नहीं है, पर वक्राकार होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर उसकी कुछ न कुछ वक्रता त्रिज्या होगी, और क्योंकि वो वृत्ताकार नहीं है तो सब जगह पे उसकी वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होगी। और अगर वो वृत्ताकार है तो सभी बिंदुओं पर उसकी वक्रता त्रिज्या समान होगी। तो हमको क्या कहा गया है, जब ये कण अपने प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर है तब इसकी के पथ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, राइट। तो जब ये उच्चतम बिंदु पे तब इसका वेग कितना होगा? वेग होगा u cos थीटा, राइट, ओके। और अपन इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसके छोटे से हिस्से को क्या मान लें? वृत्ताकार पथ मान लें। अगर इसको वृत्ताकार पथ माना जाए तो इसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा? अपकेंद्री बल कितना लगेगा? m v स्क्वायर। वे कितना है इस समय पे? u cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन r कौन है? इसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और अगर इस उच्चतम बिंदु पर इसको वृत्ताकार माना गया है तो बाहर की तरफ क्या लगा? अपकेंद्री बल। तो उच्चतम बिंदु पर, इस उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? वो कण संतुलन अवस्था में है, इसलिए हम क्या कहेंगे? m अपकेंद्री बल m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r इक्वल्स टू नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, m से m कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? r को उधर ले जाएं, g को उधर ले आए, तो आपके पास r इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये कौन हो गई? प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या। बोलिए ये बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, मुझे यहां पे क्या निकालनी है? रस्सी में संचरित तरंग का वेग, ठीक है जी। ये एक रस्सी है जो कि इस सिरे पर बंधी हुई है, और इस रस्सी में कुछ तनाव भी है, इस रस्सी में कुछ टेंशन है, और इस रस्सी को आप क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे एक सिरे को दोलन करा रहे हैं। जब एक सिरे को दोलन कराएंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगी? तरंग उत्पन्न होगी। बोलिए हाँ या ना? ये इसमें तरंग उत्पन्न हुई, और इस समय ये तरंग यानी कि तरंग, इस रस्सी में ऊर्जा यानी कि तरंग इस दिशा में किसी v वेग से संचित हो रही है, और मुझे इस v वेग का मान ज्ञात करना है। आप इसको, इस हिस्से के बारे में बात करो
जहां पर ये एक छोटा सा अल्पांश की बात कर लेते हैं, अल्पांश, और इस अल्पांश को क्या मान लेते हैं, वृत्ताकार पथ। यस, और तरंग इस तरफ संचरित हो रही है, यानी कि ये अल्पांश इस तरफ v वेग से संचरित होता हुआ माना गया है। एक अल्पांश है, तो जब इसमें तरंग उत्पन्न हो रही है इस तरीके से, तो ये इस अल्पांश को हम लोग उस तरफ v वेग से गति करता हुआ माने। और अगर इसको वृत्ताकार पथ मान लिया जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, r, ठीक है। और ये यहां पर ये कोण भी थीटा और ये कोण भी थीटा। बोलिए बात सही है। रस्सी में पहले से तनाव कितना माना गया है, t, तो तरंग संचरण के दौरान रस्सी में तनाव कितना है, t, और वो तनाव किधर लगेगा, रस्सी की लंबाई के अनुदिश t इस तरफ भी और ये t इस तरफ भी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या। क्षैतिज के साथ ये वाला कोण, अगर ये कोण थीटा है तो क्षैतिज के साथ ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। हालांकि अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में ये बात बताई है, फिर भी बता देता हूं। ये कोण थीटा, यहां पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा डाली तो ये कोण भी थीटा। अगर ये कौन है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये कौन है, स्पर्शरेखा, तो ये पूरा कोण कितना हो गया 90, उसमें से थीटा गया तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कोण भी कितना थीटा। तो इस रस्सी में जो तनाव T था उसका एक घटक इस तरफ कितना हो जाएगा, T cos थीटा, दूसरा घटक इस तरफ कितना हो जाएगा, T sin थीटा। इस तरह से इस टेंशन का इधर एक घटक कितना हो जाएगा, T cos थीटा, एक घटक इस तरफ कितना हो जाएगा, T sin थीटा। और क्योंकि इस अल्पांश को वृत्ताकार पथ पर गतिशील माना गया है तो इस पे ऊपर की ओर यानी कि वृत्ताकार पथ के बाहर की ओर एक अपकेंद्री बल लगेगा कितना, dm v स्क्वायर बाय r। बोलिए बात क्लियर है। तो यहां से ये v कौन है, तरंग का वेग, जिस वेग से इस कण को वृत्ताकार पथ पर गतिशील माना गया है, हाँ के ना। इस अपकेंद्रीय बल को इस t sin थीटा और t sin थीटा यानी 2t sin थीटा के इक्वल मान लिया जाए तो ये संतुलन अवस्था में माना जाएगा। तो क्या कहेंगे, 2t sin थीटा बैलेंसेस dm v स्क्वायर अपॉन r, जहां स्मॉल r कौन है, वक्रता पथ की वक्रता त्रिज्या। बोलिए बात सही है। एक बात, दूसरी बात, मैं अब इसको लिख रहा हूं t, अच्छा छोटा सा अल्पांश है तो साइन थीटा को लगभग कितना मान लेंगे आप, थीटा के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, t 2 इंटू थीटा, साइन थीटा को आपने क्या मान लिया है, थीटा, 2 थीटा इक्वल्स टू dm इंटू वी स्क्वायर बाय आर। 2 थीटा को क्या लिखेंगे, चाप बटे त्रिज्या, चाप कितनी dl, इस अल्पांश की लंबाई कितनी मानी आपने, dl, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी मानी थी, r। 2 थीटा का मान आपने यहां लिखा तो t इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 थीटा, सॉरी t इंटू 2 थीटा, 2 थीटा का मान क्या लिखेंगे, dl अपॉन स्मॉल r इक्वल्स टू dm v स्क्वायर बाय स्मॉल r। ये स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, तो क्या है आपके पास रिजल्ट में, t इक्वल्स टू, ये dm और dl को ले आए नीचे, dm अपॉन dl इंटू वी स्क्वायर। आप dm अपॉन dl को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटे लंबाई, इस अल्पांश का द्रव्यमान बटा अल्पांश की लंबाई, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान को किससे लिखा करते थे आप, लैम्डा से, यस और नो। पर यहां पर मैं प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान को किससे लिख रहा हूं, म्यू से, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में ज्यादातर जगहों पर इसको इस चैप्टर में इस टॉपिक में म्यू से दिखाया गया। म्यू कौन है यहां पे, रस्सी की प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान। बोलिए बात क्लियर है क्या। तो उसको आप म्यू लिख देंगे तो आपके पास कितना आएगा, टी इक्वल्स टू म्यू वी स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। और यहां से अगर वेग निकालना चाहें किसका, तरंग का वेग, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। और मुझे यही निकालना था, रस्सी में संचरित तरंग की का वेग कितना हो जाएगा, अंडर रूट में टी अपॉन म्यू, जहां पे टी कौन है, रस्सी में तनाव, और म्यू आप लिख चुके हैं पर फिर से लिख रहा हूं, म्यू कौन है,
रेखीय द्रव्यमान घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, रस्सी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व। बोलिए बात क्लियर है क्या? हाँ जी, समझे जरा। एक रस्सी है जिसको मैंने इस सिरे से और इस सिरे से दोनों सिरों से बांध दिया है, राइट। अब अगर इसको आप डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा? इसमें एक तरंग उत्पन्न होगी या हो सकती है, होगी तो नहीं कहेंगे, इसमें एक तरंग उत्पन्न हो भी सकती है और इसमें एक तरंग उत्पन्न नहीं भी हो सकती है। इस बात को हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे, फिलहाल ये समझो, अगर इसमें एक तरंग उत्पन्न हो रही है, इस रस्सी की लंबाई हमने मान ली कितनी L है, अगर इसमें कोई तरंग उत्पन्न हो भी रही है तो भी ये वाला सिरा क्योंकि बंधा हुआ है, ये वाला सिरा क्योंकि बंधा हुआ है, इसलिए ना तो ये वाला सिरा दोलन कर पाएगा ना ये वाला सिरा दोलन कर पाएगा। यानी कि अप्रगामी तरंग में वो बिंदु जो हमेशा माध्य स्थिति पर रहते हैं, क्या कहते हैं आप उनको? नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। ये क्या बन गया? नोड। नोड यानी कि निस्पंद, और ये भी क्या बन गया? नोड। नोड यानी कि निस्पंद। और एक तरंग उत्पन्न हो रही है, तो एक न्यूनतम आवृत्ति के केस में बात करें, न्यूनतम आवृत्ति, जब आवृत्ति न्यूनतम है तो यहां भी नोड बना, यहां भी नोड बना, और बीच में क्या बन जाए? एक एंटी नोड बन जाए। आप समझो, V इक्वल्स टू आप क्या क्या लिखते हैं? न्यू इंटू लैम्डा, सही है। और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? न्यू होगा, क्योंकि V तो क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। समझो जरा, ये एक रस्सी है, रस्सी में रस्सी में तरंग के वेग को आपने क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू अंडर रूट में T अपॉन म्यू, अभी अभी पढ़ाया गया है, हाँ या ना। रस्सी में तनाव कांस्टेंट है, रस्सी का प्रति इकाई लंबाई में द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, तो इस रस्सी के अंदर जितनी भी तरंगें उत्पन्न होंगी, जिस भी आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हो, सभी तरंगों के लिए वेग तो समान रहेगा, वेग समान है। तो क्या हो गया? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जिस समय इसकी आवृत्ति क्या होगी? न्यूनतम होगी, उस समय इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बोलो बात सही है क्या? मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य के लिए का मतलब क्या हो गया कि आप खुद ही सोचो, इसी रस्सी में मैं कई तरह की तरंग उत्पन्न कर सकता हूं, ऐसी तरंग भी तो उत्पन्न कर सकता हूं, हाँ या ना। ये एक तरंग पूरी, ये दूसरी तरंग पूरी, ये तीसरी तरंग पूरी, यानी कि इसकी लंबाई किसके इक्वल होगी? 3 लैम्डा के इक्वल। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया? L/3 के इक्वल। इस केस में देखना, जब मैं न्यूनतम आवृत्ति की बात कर रहा हूं तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अधिकतम। और जब तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी तो इधर भी नोड बनेगा, इधर भी नोड बनेगा, और बीच में क्या बन जाएगा? एक एंटी नोड। यहां पे क्या बन जाएगा? एंटी नोड। जरा इस समय पे चेक करो, इस समय पे क्या कहोगे? दो क्रमागत नोड्स के मध्य की दूरी, दो क्रमागत नोड्स के मध्य की दूरी यानी कि रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगी? λ/2 के बराबर। पढ़ाया गया ना आपको? दो क्रमागत नोड्स के मध्य की दूरी λ/2, दो क्रमागत एंटी नोड्स के मध्य की दूरी λ/2, एक नोड और एक एंटी नोड के मध्य की दूरी λ/4, हाँ या ना। तो यानी कि ये दूरी किसके इक्वल है? λ/2 के इक्वल। इस केस में लैम्डा देखना कितना है? 2L के बराबर। आप बताओ, इस समय पे तरंग दैर्ध्य अधिक है कि इस समय पे तरंग दैर्ध्य कम है? इस समय पे तरंग दैर्ध्य कम है और इस समय पे तरंग दैर्ध्य अधिक है। इसका मतलब ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला केस है, इसका मतलब ये न्यूनतम आवृत्ति वाला केस है। ये बात सबके समझ में आ गई क्या? ओके, थोड़ा और आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, पर मैं ये कह रहा हूं, न्यूनतम आवृत्ति वाले केस में, न्यूनतम आवृत्ति वाले केस में यहां पे एक नोड बनेगा, यहां पे एक नोड बनेगा, और बीच में क्या बनेगा? एंटी नोड, राइट। और इस केस में आपके पास क्या आएगा? इस रस्सी की लंबाई λ/2 के बराबर होगी। इसको बोला जाता है मूल आवृत्ति। क्या बोला जाता है? मूल आवृत्ति, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मूल आवृत्ति यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोला जाता है प्रथम सन्नादि। आप बोल सकते हैं इसको फर्स्ट हार्मोनिक। बोलिए, ये बात क्लियर है क्या? एक बात। दूसरी बात, इससे अधिक आवृत्ति वाला केस, ये था फर्स्ट केस। इससे अधिक आवृत्ति वाला केस, ये वही रस्सी है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये वही दोनों सिरों के मध्य बंधी हुई है। आवृत्ति क्या हो गई? अधिक हो गई। आवृत्ति अधिक हो गई तो क्या होगा? एंटी नोड्स की संख्या भी बढ़ेगी।
यानी कि यहां पे भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, दोनों सिरों पर तो निश्चित तौर पर नोड ही बनेगा। परंतु बीच में पहले कितने एंटी नोड बन रहे थे? एक। अब कितने एंटी नोड्स बनेंगे? दो। तो यानी कि दो एंटी नोड्स बनने के लिए तरंग कैसी बनेगी? कुल मिलाकर ऐसी तरंग बनेगी। बोलो बात सही है क्या? यस। यहां पे क्या बन गया? एक एंटी नोड। यहां भी क्या बन गया? एक एंटी नोड। और यहां बीच में क्या बन गया? एक और नोड। बोलिए ये बात सही है? देखो तरंग तो या तो किसी क्षण पर ऐसी ही होगी या फिर किसी क्षण पर ऐसी ही होगी, पर आप अगर इसको एक साथ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको लूप बनी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये स्थिति में बहुत समय का बहुत कम अंतर है ना? आप कभी एक रस्सी को ऐसे खींचें या किसी रबड़ को ऐसे खींचें और बीच में से डिस्टर्ब करके छोड़ दें, तो आपको सिर्फ एक ही, जब रस्सी ऐसे होती है तो वही दिखाई देती है, या जब रस्सी नीचे की तरफ होती है वही दिखाई देती है, या दोनों स्थितियां एक साथ दिखाई देती हैं? आपको एक लूप बना हुआ दिखाई देता है, एक लूप बना हुआ दिखाई देता है, हाँ या ना? यस। तो यानी कि इस तरह के लूप बन जाएंगे और इस लूप में एंटीनोड्स कितने हो जाएंगे? दो। रस्सी की लंबाई वही है, रस्सी एल लंबा की है अभी भी, हाँ या ना? परंतु अब ये एल लंबाई किसके इक्वल हो गई? एक नोड और एक नोड, दो निकटतम नोड्स के मध्य की दूरी लैम्डा बाई 2, इन दोनों नोड्स के मध्य की दूरी लैम्डा बाई 2। तो यानी कितना हो गया ये? 2 लैम्डा बाय 2। दो लूप है, इसलिए कितने नोड्स, कितने दोनों सिरों के मध्य कुल दूरी कितनी हो गई? 2 लैम्डा बाई 2 के इक्वल, है ना? इसको बोलते हैं प्रथम अधिस्वरक, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन, या फिर इसको बोलते हैं द्वितीय सन्नादी। द्वितीय सन्नादी यानी कि सेकंड हार्मोनिक। बोलिए ये बात क्लियर है? अब इसका थर्ड केस बात करते हैं, जब आवृत्ति को और अधिक बढ़ाया गया, जब आवृत्ति को और अधिक बढ़ाया गया। ये वही रस्सी है, रस्सी की लंबाई अभी भी वही एल है, बिल्कुल सेम रस्सी है, राइट? अब यहां पे क्या हो गया? प्रथम सन्नादी में नोड्स कितने थे? एंटी नोड्स कितने थे? एक। द्वितीय सन्नादी में एंटी नोड्स कितने थे? दो। तो अब अगले वाले केस में तृतीय सन्नादी कहलाएगी, इसमें एंटी नोड्स कितने होंगे? 3। तो 3 एंटी नोड्स कैसे बनेंगे? जब इसमें 3 लूप बन जाए। यहां भी एंटी नोड, यहां भी एंटी नोड, यहां भी एंटी नोड, दोनों सिरों पे तो निश्चित तौर पे क्या बनना है? नोड ही बनना है। यहां भी क्या बन गया? नोड। यहां भी क्या बन गया? नोड। यस। अब ये रस्सी की लंबाई जो एल थी वो किसके इक्वल हो गई? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो गई। इसको आप क्या बोलते हैं? या तो आप इसको बोलते हैं द्वितीय अधिस्वरक, अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, यानी कि सेकंड ओवरटोन, या आप इसको क्या बोलते हैं? तृतीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी, यानी कि थर्ड हार्मोनिक। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो आपने क्या क्या पढ़ा? प्रथम सन्नादी, द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी, यानी कि इसी तरीके से अगले वाले केस में क्या बनेंगी? 4 सन्नादियां और 4 लूप बनेंगी। 4 लूप बनेंगी तो प्रत्येक लूप की लंबाई लैम्डा बाई 2, तो 4 लूप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 इंटू लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट केस में एल इक्वल टू कितना होगा? 4 इंटू लैम्डा बाई 2, किसमें? फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है। फिफ्थ हार्मोनिक में 5 लैम्डा बाई 2, यानी कि कुल मिलाकर इस रस्सी की लंबाई कितनी मिलेगी आपको? n लैम्डा बाय 2, जहां n इज अ इंटीजर। यस, n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है। यस और नो? ओके। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? तरंग की तरंग दैर्ध्य। तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी आ जाएगी आपके पास? लैम्डा इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो 2l, एंड नीचे आ जाएगा। यस और नो? रस्सी की लंबाई आप जानते हैं क्या? यस। अब सन्नादियों की संख्या 1 होगी तो लैम्डा इक्वल्स टू 12, सन्नादियों की संख्या 2 होगी
तो 2/2 यानी कि एल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एल हो जाएगा। सन्नादियों की संख्या अगर 3 हुई तो ये कितना हो जाएगा 12/3 एंड सो ऑन। इससे हमारे पास क्या आ गई, रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त हो चुकी है। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, रस्सी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति। आपने क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। न्यू कौन है, आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर क्या लिखेंगे, v अपॉन लैम्डा। बोलिए लिखेंगे क्या। अब पहली बात, v कौन है, रस्सी में तरंग का वेग, और रस्सी में तरंग का वेग तो आप जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट में t अपॉन म्यू। बोलिए बात सही है क्या। और लैम्डा कौन है, रस्सी में तरंग, रस्सी में उत्पन्न होने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य अभी भी आपने निकाली है कितनी, 2l अपॉन n। ये दोनों मान यहां पे रखो, आपके पास क्या आ जाएगी, रस्सी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति। कैसे लिखेंगे, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल्स टू v की वैल्यू ये रही अंडर रूट t अपॉन म्यू, और लैम्डा की वैल्यू ये रही कितनी, 12 अपॉन n। जब इसको ढंग से लिखेंगे तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, n चला जाएगा ऊपर, तो n अपॉन 12 स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ये क्या आ गई, रस्सी में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति। अब कौन कौन सी आवृत्तियां संभव है यहां पर, n की वैल्यू 1 लिखो तो 1 अपॉन 12 अंडर रूट में t अपॉन म्यू। अगर n की वैल्यू 2 लिखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 12 अंडर रूट में t अपॉन म्यू, या 3 अपॉन 12 अंडर रूट में t अपॉन म्यू, या 4 एंड सो ऑन। यानी कि इस रस्सी में सिर्फ इन निश्चित आवृत्तियों की तरंगें ही उत्पन्न होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसा मैंने माना, ये कौन है, मूल आवृत्ति। मूल आवृत्ति यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रथम सन्नादि, तभी n की वैल्यू 1 लिखी ना। माना कि 1 अपॉन 12 इंटू अंडर रूट में t अपॉन म्यू, यानी कि न्यू 1 यानी कि प्रथम सन्नादि में आवृत्ति का मान 330 हर्ट्ज है। 330 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हुई है। ठीक है जी, तो कौन कौन सी तरंगें सुनाई देंगी, न्यू बराबर पहले के लिए मान 330 हर्ट्ज, दूसरे में ये कितना हो गया इसका दुगना, तो यानी कि 660 हर्ट्ज, तीसरे में 990 हर्ट्ज एंड सो ऑन। हाँ या ना। आप अगर ये सोचें कि इस रस्सी में मैं 400 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग उत्पन्न कर दूं, ना 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 ना, संभव ही नहीं है। आप 400 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग इसमें उत्पन्न कर ही नहीं सकते। आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन निश्चित आवृत्तियों की तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ये सिर्फ एग्जांपल है, बात को समझो। अगर इसका मान 200 हर्ट्ज आता तो फिर आप कितने कितने आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर सकते थे, 200 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज। नहीं, आप तो जिद करके बैठ गए कि नहीं मैं तो इस रस्सी में 400 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग ही उत्पन्न करूंगा। तो आप एक काम करें, इसमें कौन कौन वेरिएबल है, एल, आप चाहें तो इससे थोड़ी सी ज्यादा लंबाई की रस्सी काम में ले लें, तो रस्सी की लंबाई अगर बढ़ाओगे तो आवृत्ति घटकर 200 हर्ट्ज हो सकती है क्या, हाँ। कि नहीं सर मैं तो रस्सी वही की वही रखूंगा, ना लंबाई बढ़ाऊंगा ना लंबाई घटाऊंगा। मत करो, एक काम करो, आवृत्ति घटाने के लिए रस्सी में तनाव घटा लो। रस्सी में अगर तनाव का मान घटेगा तो आवृत्ति का मान घटेगा कि नहीं घटेगा, और इस तरीके से सेट कर लो कि 200 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग इसमें उत्पन्न होने लगे, तब ये 200 हर्ट्ज हो जाएगी, तो द्वितीय सन्नादि में 400 हर्ट्ज हो जाएगी, तो तृतीय सन्नादि में 600 हर्ट्ज हो जाएगी एंड सो ऑन। बोलो बात समझ में आ गई। परंतु इस रस्सी में आपने टी का मान भी नियत रखा हुआ है, म्यू नियत होगा ही, और रस्सी की लंबाई भी नियत रखी है, तो जिस निश्चित आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होनी चाहिए वही होगी, और उससे अधिक आवृत्ति की तरंग अगर आप उत्पन्न करेंगे तो प्रथम सन्नादि, द्वितीय सन्नादि, तृतीय सन्नादि की कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें ही इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा किसी अन्य आवृत्ति की तरंग आप उत्पन्न करना चाहें तो वो संभव नहीं है, जब तक कि रस्सी की लंबाई या रस्सी में तनाव के मान को परिवर्तित ना किया जाए। बोलिए आप लोगों को ये बात क्लियर है क्या? ओके। अगली बात जो हम कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? सोनोमीटर यानी कि स्वरमापी। कुछ खास बात नहीं है, ये एक लकड़ी का बॉक्स है, बॉक्स।
जिसमें कुछ होल्स हैं। ये एक लकड़ी का सपोर्ट है, ये भी एक लकड़ी का सपोर्ट है, यहां पे लगी हुई है एक घिरनी, यहां से गुजर रहा है एक तार। तार भी रस्सी तो होती है, जो इस घिरनी से गुजरते हुए यहां पे क्या लटका हुआ है, एक द्रव्यमान। ठीक है जी। इस रस्सी में इस ब्लॉक का जो भार होगा वो कितना होगा, mg, और इस रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होगा वो किसके इक्वल होगा, इससे लटके हुए भार के बराबर। राइट। ये जो दो सपोर्ट्स हैं, इसको S1 और इसको S2 कह देता हूं। S1 एंड S2 यहां पे कौन है, दो गति करने योग्य सपोर्ट्स। ये दो मूवेबल सपोर्ट्स हैं, यानी कि इसको आप इधर उधर घुमा सकते हैं, इसको इधर उधर हिला सकते हैं। इन दोनों के मध्य की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, दोनों के मध्य की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, तो इस लंबाई, इन दोनों के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, L। यानी कि ये एक ऐसी रस्सी है या ऐसा तार है जिसके मध्य की दूरी को आप अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं इन दोनों सपोर्ट्स को गति कराकर। ये एक ऐसा तार है जिसमें भार का मान बढ़ाकर आप तनाव भी परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ाकर या घटाकर, हाँ या ना। और इसमें उत्पन्न होने वाली तरंग की जो आवृत्ति होगी वो क्या लिखेंगे आप, n/2L अंडर रूट में T/μ। बोलिए ये बात क्लियर है। और यहां पे आप क्योंकि तनाव को परिवर्तित कर सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T। यहां पे क्योंकि आप लंबाई को परिवर्तित कर सकते हैं इसलिए आप क्या लिखेंगे, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। राइट। प्रथम सन्नादि यानी कि मूल आवृत्ति में, मूल आवृत्ति में आप क्या कह सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट में T/μ। बोलिए बात सही है। मैंने क्या किया, आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, मैंने एक इस पे प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि यहां पे एक स्वरित्र काम में लिया। स्वरित्र याद आ गया क्या आपको, इससे पहले भी हम स्वरित्र की बात कर चुके हैं, इस तरह से चिमटे जैसा होता है। ठीक है, यहां पे एक स्वरित्र काम में लिया, इस स्वरित्र की आवृत्ति निश्चित है। ठीक है जी, मान लेते 200 हर्ट्ज है। अब मेरे को इन दोनों सपोर्ट्स के बीच में जो वायर है, जो इन दोनों सपोर्ट्स पे टिका हुआ है, उस वायर में उतनी ही आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करनी है जितनी इस स्वरित्र यानी कि ट्यूनिंग फोर्क की आवृत्ति है। चलिए जी, इन बात को समझने के लिए कुछ बातें समझते हैं। एक यहां पे महत्वपूर्ण बात होती है जिसको हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको थोड़ा ढंग से समझना। एक बात बताएं, इस रस्सी के मैं बिल्कुल हाथ ना लगाऊं, ना इसको कोई मतलब बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। ब्लॉक लटका हुआ है, रस्सी ऐसे की ऐसे है, बिना इसको छेड़े में इस रस्सी में कोई तरंग उत्पन्न कर सकता हूं क्या? यस, कर सकते हैं। एक गिटार है, गिटार में क्या होते हैं, कुछ वायर्स होते हैं क्या? यस। 5 अलग अलग वायर हो, 5 या 6 अलग अलग वायर होते हैं जिनकी मोटाई अलग अलग होती है, हाँ या ना? ओके। उनको कसने के लिए एक नॉब होती है क्या? उसको नॉब को घुमाओ तो तार कस जाता है या ढीला हो जाता है, तार में तनाव बढ़ जाता है या तार में तनाव घट जाता है, हाँ या ना? उसको अगर कस दो तो आपका, कसो या ढीला करो तो आपके क्या पास क्या हो जाता है, तार में तनाव बढ़ जाता है या घट जाता है। और आप जब गिटार बजाते हो तो यहां से ऐसे उसको डिस्टर्ब करते हो क्या? डिस्टर्ब करते हो तो क्या उत्पन्न होती है? तरंग उत्पन्न होती है, हाँ या ना? ओके। क्या ये मतलब उसमें भी तरंग उत्पन्न होती है? गिटार में क्या करते हैं आप? तरंगें उत्पन्न करने का काम करते हैं। यस। अब मैं ये कह रहा हूं, क्या एक गिटार रखी हुई है, उसको बिना छेड़े उस गिटार के तारों में तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? हां, की जा सकती है, की जा सकती है। कब? अगर अनुनाद उत्पन्न हो जाए तो, अगर अनुनादी अवस्था उत्पन्न हो जाए तो। अब ये अनुनादी अवस्था क्या होती है ये समझना है हमें। देखो जी, ये मेरा मोबाइल है, अगर आपने, मेरा नंबर है 9414058423, अगर आप इस नंबर को डायल करेंगे अपने मोबाइल से तो घंटी सिर्फ इसी मोबाइल में आएगी, हाँ या ना? ये संभव है क्या कि आप 9414058423 नंबर मिलाएं और मेरे मोबाइल के बजाय किसी और मोबाइल में रिंग चली जाए और आप किसी और से बात कर सकें? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर 1,
मेरे पास जिस कंपनी का कनेक्शन है उस कंपनी ने मेरे को एक सिम दी है, वो सिम मैंने इस मोबाइल में लगाई है। इस मोबाइल में उस सिम के लिए उस कंपनी ने एक निश्चित आवृत्ति अलॉट की है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी अलॉट की है। ठीक है जी, आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें जो सिग्नल आ रहे हैं वो हवा में से आ रहे हैं, हवा का कोई लेना देना नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हुई है जो इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो मेरे को सुनाई देगा। बोलो हाँ या ना। ओके, अब आप इस बात को समझें। मैं क्या कह रहा हूं कि इस मोबाइल के लिए मोबाइल कंपनी ने एक सिम दी है और उस सिम के लिए एक निश्चित आवृत्ति अलॉट की है। यानी कि जैसे ही मैंने इसमें एक सिम डाली तो सिम डालने की वजह से इस मोबाइल के सर्किट ने एक निश्चित आवृत्ति प्राप्त कर ली। इस मोबाइल के सर्किट एक निश्चित आवृत्ति के लिए सेट हो गया। अब जब कोई मेरा नंबर डायल करेगा तो वो जिसने वो नंबर डायल किया वो सिग्नल किसी तरह से मेरे आसपास के किसी टावर पे पहुंचा और उस टावर से सिग्नल निकला, राइट, और माध्यम में एक ऐसी डिवाइस को सर्च किया, एक ऐसे मोबाइल को सर्च किया जिसकी आवृत्ति उस सिग्नल की आवृत्ति के ठीक बराबर हो। और मेरे नंबर के लिए मेरे नंबर जब भी डायल किया गया तो एक उसी निश्चित आवृत्ति का सिग्नल उत्पन्न हो रहा है। तो इस मोबाइल टावर ने एक निश्चित आवृत्ति का सिग्नल उत्पन्न किया। उस सिग्नल की आवृत्ति, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें तो उनकी कुछ ना कुछ निश्चित आवृत्तियां हैं, राइट। तो उस मोबाइल टावर से आने वाले सिग्नल की आवृत्ति क्योंकि मेरे मोबाइल की आवृत्ति के ठीक बराबर है, इसलिए वो सीधे सिर्फ मेरे मोबाइल में ही एंटर करेगा, किसी और मोबाइल में एंटर करेगा ही नहीं। क्योंकि अभी आपको क्या बताया गया था स्टैंडिंग वेव में, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, क्या कि इस रस्सी में आप कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करना चाहे वो तब तक संभव नहीं है जब तक इस रस्सी में कुछ चेंजेस नहीं किए जाएं, हाँ या ना। यानी कि मान लो कि इसकी आवृत्ति 450 हर्ट्ज है, तो 450 हर्ट्ज की आवृत्ति की कोई भी ध्वनि तरंग अगर आप माध्यम में उत्पन्न करेंगे और इसकी भी आवृत्ति कितनी है 450 हर्ट्ज है, मान लो कि 225 हर्ट्ज इसकी मूल आवृत्ति है, तो 450 हर्ट्ज इसकी, सुनो, मूल आवृत्ति कितनी कह रहे हैं आप 225 हर्ट्ज, तो इसकी द्वितीय सन्नादी में आवृत्ति कितनी होगी 450 हर्ट्ज, तृतीय सन्नादी में इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी 675 हर्ट्ज एंड सो ऑन। यस, मैं कह रहा हूं कि 450 हर्ट्ज आवृत्ति की एक ध्वनि तरंग आपने माध्यम में उत्पन्न की, तो जैसे ही वो तरंग इस तार पे गिरेगी या इस रस्सी पे गिरेगी तो वो तरंग इस रस्सी को प्राप्त हो जाएगी, उसकी ऊर्जा इसको प्राप्त हो जाएगी और ये भी उतनी ही आवृत्ति के साथ बजने लगेगा, तरंग उत्पन्न हो जाएगी। और तरंग उत्पन्न होगी तो माध्यम में वो कुछ ध्वनि तरंग भी उत्पन्न कर सकता है, हाँ या ना। नहीं समझे। इस मोबाइल के सर्किट की एक निश्चित आवृत्ति है, ये मोबाइल एक निश्चित आवृत्ति के लिए सेट किया गया है। किसने सेट किया? जब मैंने इसमें एक सिम एंटर की, जब भी मेरा नंबर डायल किया जाएगा तो माध्यम में एक सिग्नल उत्पन्न होगा उतनी ही आवृत्ति का, क्योंकि मेरा नंबर डायल किया गया है, और वो सिग्नल मेरे मोबाइल को ढूंढता हुआ इसके अंदर एंटर करेगा। ये बात क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मोबाइल की आवृत्ति उस सिग्नल की आवृत्ति के ठीक बराबर है। तो रेजोनेंस किसे कहते हैं? जब किसी एक की आवृत्ति किसी दूसरे की आवृत्ति के ठीक बराबर हो जाए। इस अवस्था को क्या कहते हैं फिजिक्स में? अनुनादी अवस्था, यानी कि रेजोनेंस। ठीक है, तो जब तक इस मोबाइल में उतनी आवृत्ति का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। और जब किन्हीं दो वस्तु में अनुनादी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसकी आवृत्ति और उसकी आवृत्ति क्या हो गई? मैच कर गई। और आवृत्तियां जब मैच होती है तो क्या होता है? अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है। बात समझ में आई? यानी कि माध्यम में एक सिग्नल उत्पन्न हुआ, उस सिग्नल की आवृत्ति मेरे इस मोबाइल के सर्किट की आवृत्ति के बराबर थी, तो वो सिग्नल ने अपनी सारी की सारी ऊर्जा कहां पे ट्रांसफर की? मेरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर दी। और ऊर्जा के कारण मेरे को क्या सुनाई देने लगी? इस पे कुछ आवाज सुनाई देने लगी, या फिर कुछ दिखाई भी दे सकता है। राइट? क्या है? वो डिपेंड करता है किस तरह के सिग्नल भेजे गए। कोई वीडियो भेजा गया तो मेरे को दिखाई भी दे सकता है, सिर्फ कोई ऑडियो सिग्नल भेजे गए तो मुझे सिर्फ सुनाई देगा। बात क्लियर है? तो जब माध्यम में उत्पन्न संकेत यानी कि सिग्नल की आवृत्ति मेरे इस मोबाइल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तब वो सिग्नल इस मोबाइल में एंटर करेगा और तब मेरे को सुनाई देगा, क्योंकि उस सिग्नल की आवृत्ति और इसकी आवृत्ति दोनों बराबर हो गई है, क्योंकि इन दोनों में अनुनादी अवस्था उत्पन्न हो गई है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक गिटार रखी हुई है, उस गिटार में 5 तार हैं। 5 अलग अलग तार क्यों हैं? क्योंकि सबकी मोटाइयां अलग अलग हैं, 5 तारों की मोटाइयां अलग अलग है। न्यू इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं?
n/12 गिटार के सभी तारों की मोटाई अलग अलग है, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में द्रव्यमान सबका अलग अलग है, यानी कि सबके लिए फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। उनमें कुछ तनाव सेट किया गया है, उस तनाव के हिसाब से भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और प्रथम सन्नादी, द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी के हिसाब से भी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, हाँ या ना। तो एक गिटार के 5 तार हैं, पांचों तारों के लिए अलग अलग प्रथम सन्नादी, द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी हो सकती है। मैंने माध्यम में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंग उत्पन्न की जिसकी आवृत्ति उस गिटार के किसी एक तार की किसी एक सन्नादी के आवृत्ति के बराबर है, तो क्या होगा, ये ध्वनि तरंग जब उस तार पर टकराएंगी तो उस तार को में एक तरंग उत्पन्न कर देंगी, सिर्फ उसी तार में, बाकी के तारों में तरंग उत्पन्न नहीं होगी, और वो तार में एक तरंग उत्पन्न होने के कारण वो भी ध्वनि तरंग उत्पन्न करने लगेगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस कह रहे हैं। और अच्छे से समझो, आपका पंखा होता है, पंखा चल रहा है, तो जब पंखा चलता है तो सिर्फ पंखा घूर्णन गति करता है या उसमें कुछ दोलन भी होते हैं, वाइब्रेशंस भी उत्पन्न होते हैं। जब पंखा घूर्णन गति करता है तो उसमें कुछ कंपन यानी कि वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, हाँ या ना। आपको पता है कि पंखे को जब कड़े पे लटकाया जाता है छत में, तो उसके लिए एक रबड़ का गुटका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जिससे कि पंखे में उत्पन्न होने वाले कंपनों को वो रबड़ का गुटका एब्जॉर्ब कर ले और वो कंपन उस छत पर ट्रांसफर ना हो। ठीक है, आजकल हमारे घर की छतें किससे बनती है? आरसीसी से। आरसीसी क्या होती है? उसमें पहले बहुत सारे सरिये डाले जाते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल दी जाती है। तो ये जो छत बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? ये आरसीसी की बनी हुई है। इसके यानी कि इसके अंदर बहुत सारे लोहे के सरिये हैं। और लोहे का सरिया क्या होता है? एक रस्सी या एक तार ही तो है, एक मोटा तार है। यस, तो एक तार है जिसको इस दीवार पे टिकाया हुआ है, इस दीवार पे टिकाया हुआ है, और उसके बीच वाला हिस्सा फ्री है। यानी कि इस तार पे कुछ तनाव है कि नहीं है? यहां पे लटकाया हुआ है, यहां पे टिकाया हुआ है, और दोनों के बीच में कुछ लंबाई है। इस पे पूरी की पूरी सीमेंट डाल दी गई है, तो इसके ऊपर भार है तो इस वक्त में कुछ तनाव होगा कि नहीं होगा? हाँ। क्या इस तार का प्रति इकांक लंबाई में, सरिये का कुछ प्रति इकांक लंबाई में कुछ द्रव्यमान होता है? होता है। क्या इस तार की कुछ लंबाई होती है? तो क्या इस तार की कुछ निश्चित आवृत्ति होगी? हाँ, होगी। बात समझ रहे हैं? यानी कि छत में जो सरिये दबाए गए हैं उनकी खुद की भी कुछ न कुछ आवृत्ति होती है। प्रथम सन्नादी, द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी कुछ न कुछ होती है। राइट। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका पंखा घूर्णन करते टाइम कुछ कंपन उत्पन्न कर रहा है। अगर इस पंखे के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कंपनों की आवृत्ति इस सरिये की किसी एक आवृत्ति का मतलब प्रथम n=1 लिखे तो प्रथम सन्नादी, n=2 लिखे तो तृतीय सन्नादी, n=3 लिखे तो तृतीय सन्नादी। यानी कि इस पंखे के कंपन की आवृत्ति इस सरिये की किसी एक आवृत्ति के बराबर हो जाए और पंखा किसी एक निश्चित जगह पर लटकाया गया हो, तो उस सरिये में कुछ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं क्या? यस। क्यों? क्योंकि पंखे की आवृत्ति और उस सरिये की आवृत्ति समान हो गई। आवृत्तियां समान होने का मतलब अनुनाद अवस्था उत्पन्न हो गई। अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने का मतलब अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यानी कि पंखे में कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी? सरिये को। और सरिये को ऊर्जा ट्रांसफर होगी तो क्या होगी? उसमें तरंग उत्पन्न होगी। और सरिये में अगर ऊर्जा तरंग उत्पन्न हो गई तो वो क्या करेगा? तरंग उत्पन्न करने के कारण सीमेंट को छोड़ देगा और ये छत गिर जाएगी। नहीं समझे? इसमें भी एक और बात बताता हूं। ये एक सरिया है और आपने पंखा कहां लटकाया? बीचों बीच। ठीक है, आप याद करो प्रथम सन्नादी में क्या होता था? यहां पे नोड बनता था, यहां पे नोड बनता था, और बीच में क्या बनता था? एंटी नोड। यस, पंखे को एग्जैक्टली बीच में लटकाया हुआ है तो प्रथम सन्नादी ही बन सकती है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय सन्नादी में तो यहां पे नोड बनना चाहिए। यस, पंखा ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है और वो कंपन की ऊर्जा इस सरिये को ट्रांसफर हो गई, और सरिये को ऊर्जा ट्रांसफर हो गई तो इसमें एक तरंग उत्पन्न होगी, और तरंग उत्पन्न होने के कारण छत गिर सकती है। या दूसरी बात, ये वही सरिया है, परंतु आपने क्या किया? इस सरिये से पंखा कहां पे लटका दिया? इस जगह पे लटका दिया। जरा देखें ये क्या है? सरिये की लंबाई का 1/4 है क्या? यस, 1/4 है। तो यहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड। यहां एंटी नोड बनने का मतलब यहां तो नोड बनता ही है, तो यहां पे भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, तो ये तरंग कैसी उत्पन्न होगी? ऐसी उत्पन्न होगी। हाँ या ना? तो ये यानी कि कौन सी सन्नादी उत्पन्न करेगा? द्वितीय सन्नादी ही उत्पन्न हो सकती है अगर ये इसको l/4 डिस्टेंस पे लटकाया है तो। हाँ या ना? अब अगर इस पंखे के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कंपनों की आवृत्ति इस सरिये की द्वितीय सन्नादी के ठीक बराबर हो जाए
तो इस सरिये में तरंग उत्पन्न हो जाएगी, हाँ या ना। तीसरी बात, हाँ जी, ये L/3, ये हिस्सा भी L/3 और ये हिस्सा भी L/3। पंखे को लटकाया गया यहां पे, कितनी दूरी पे लटकाया गया वास्तव में, L/6 डिस्टेंस पे, यहां पंखा लटका दिया, ठीक है जी। अगर पंखे को L/6 डिस्टेंस पे लटकाया गया है तो अब कौन सी सन्नादी में रहे, यहां पे एंटी नोड बनेगा, और अगर यहां पे एंटी नोड बना तो ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, कौन सी सन्नादी हो गई, तृतीय सन्नादी। L/6 डिस्टेंस पे लटकाया है तो तृतीय सन्नादी उत्पन्न हुई, और सिर्फ यहां पे एंटी नोड बनेगा, यानी कि इस पंखे के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कंपनों की आवृत्ति अगर इस सरिये की तृतीय सन्नादी के ठीक बराबर हो गई तो इस सरिये में क्या उत्पन्न होगी, तरंगे, और तरंगे उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, छत गिर जाएगी। यानी कि मैंने क्या कहा कि इस पंखे की स्थिति भी मैच करनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, नंबर एक, इस पंखे के कारण उत्पन्न होने वाली कंपनों की आवृत्ति इस सरिये की किसी एक निश्चित आवृत्ति के से मेल खानी चाहिए, मैच होनी चाहिए, हाँ या ना, तब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। दूसरी बात, इस पंखे को एक निश्चित स्थिति में होना चाहिए, तो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, या L/4 डिस्टेंस पे होना चाहिए, या L/6 डिस्टेंस पे होना चाहिए, या L/8 डिस्टेंस पे होना चाहिए। उस जगह पर अगर पंखे को लटकाया गया है तो दोनों काम हो गए, आवृत्ति मैच कर गई, एक निश्चित सन्नादी के साथ मैच कर गई, और पंखे की स्थिति भी उस हिसाब से है कि वहां पर एंटी नोड बन सके, और उस हिसाब से क्या होने लगा, उसमें एक तरंग उत्पन्न हो गई, किसमें, सरिये में, क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने के कारण अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। बोलो बात क्लियर है। एक और बात समझाता हूं, गिटार तो आप जानते ही हैं, ये गिटार है, यहां पे इस तरीके से तार बंधे होते हैं, क्या इस तरीके से तार बंधे होते हैं, कई तार होते हैं, मैं यहां पे सिर्फ 2 या 3 ही बना लेता हूं, 2 बना लेता हूं, बात खत्म, ठीक है जी। आप जब गिटार बजाते हैं तो इस सिरे से ही तो आप ऐसे टन 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 ऐसे ही बजाते हैं, यस और नो। आप गिटार के तारों को यहां पे डिस्टर्बेंस देते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पूरे लंबे तार की एक निश्चित सन्नादी उत्पन्न कर रहा है। यहां पर कम से कम प्रथम सन्नादी तो नहीं है, प्रथम सन्नादी के लिए इसको कहां से डिस्टर्ब करना पड़ता है, बिल्कुल बीच वाले बिंदु से। अगर ये डिस्टेंस पूरे तार की लंबाई की 1/4 है तो कौन सी सन्नादी उत्पन्न होगी, द्वितीय सन्नादी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस पूरे तार की लंबाई की 1/6 है तो कौन सी सन्नादी उत्पन्न होगी इस गिटार में, सभी तारों के लिए तृतीय सन्नादी। बोलो ये बात क्लियर है, नंबर एक बात। नंबर 2, जब आप गिटार बजाते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ स्वर सुनाई देते हैं, सारे गामा पाधानी, यस। कैसे बजाते हैं आप, मैं आपको बताता हूं। यहां पे बहुत सारी स्ट्रिप्स लगी होती है, छोटी छोटी मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक। ये यहां से अगर आपने फिंगर को रखा यहां पे, ऐसा ही करते हैं ना, इधर से तो आप इसको डिस्टर्बेंस देते हैं, और इधर से आप अपनी फिंगर रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर आपने फिंगर को रखा यहां, ठीक है, तो ये वाला जो तार है ये यहां पर इस वाले पर आके टिक गया, तो ये एक सपोर्ट हो गया। इस सपोर्ट से लेकर यहां तक पूरी लंबाई फ्री है, यस। तो अब इस तार की कौन सी लंबाई काम आएगी, यहां से लेकर इस सपोर्ट तक की, यस। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आप क्या कहते थे, याद करना, n/2L अंडर रूट में T/μ। T कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, आपने क्या किया, लंबाई को कम कर दिया, लंबाई को कम कर दिया तो इसकी आवृत्ति बढ़ गई। पहले गैप में आपने फिंगर को रखा था, अगर आप द्वितीय गैप पे, सेकंड गैप में अगर फिंगर को रखें, ठीक है, तो ये इस वाली मेटेलिक स्ट्रिप पे टिक जाएगा वायर। तो एक सपोर्ट यहां मिल गया और दूसरा सपोर्ट कहां पर है, इस एंड पे है, तो यहां से यहां तक की लंबाई काम में आएगी, यहां से यहां तक की लंबाई काम में आएगी, तो लंबाई और कम हो गई, लंबाई और कम हो गई तो आवृत्ति और अधिक बढ़ गई। बोलो हाँ या ना। ये सारी चीजें हम सिलेबस में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अनुनादी अवस्था को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये बात समझ रहे हैं कि तरंगों में आवृत्तियां कैसे उत्पन्न हो रही हैं, कैसे तरंगें उत्पन्न हो रही हैं रस्सी में, राइट। और इसका क्या मतलब है कि प्रथम सन्नादी की, द्वितीय सन्नादी और तृतीय सन्नादियों में ही वो तार क्या कर सकता है, तरंग उत्पन्न कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता है। उन्हीं बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना। तो अब मेरी बात को समझो, जब आपने सेकंड गैप में फिंगर को रखा तो लंबाई कम हो गई, आवृत्ति बढ़ गई। थर्ड गैप में फिंगर को रखेंगे तो लंबाई और कम हो जाएगी, आवृत्ति और अधिक बढ़ जाएगी। तो आप समझें, जब फर्स्ट गैप में रख रहे थे और आपने इसको बजाया तो सा सुनाई दे रहा था, सेकंड गैप में रे, थर्ड गैप में गा, सा रे गा मा पा धा नी,
यही क्यों सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि इन स्वरों की 7 सुर होते हैं। कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी। यस, इन सब की आवृत्तियों का अनुपात निश्चित है। और यहां पे आपने क्या किया है, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप रखी जानबूझकर इस तरह से है कि इनकी आवृत्तियों का अनुपात निश्चित रहे, जिससे कि एक में सा सुनाई दे तो दूसरे में रे, तीसरे में गा। सा रे गा मा पा धा नी। इज दैट ओके? वन मोर थिंग, अभी भी हम इस रेजोनेंस को समझने के लिए एक और एग्जांपल की बात कर रहे हैं। क्या आपने सुना होगा कि जब कोई आर्मी मार्च कर रही होती है, मार्च कैसे करते हैं? 1 2 1 1 2 1, राइट? जब कोई आर्मी किसी मार्च कर रही होती है तो उसको ब्रिज पे से मार्च नहीं करने दिया जाता है। अब आप बताओ आजकल पुल कैसे बनते हैं? लंबे लंबे सरिये, वही आरसीसी डाली जाती है, लंबे लंबे सरिये होते हैं, उनको उनके ऊपर सीमेंट चढ़ा दी जाती है, हाँ या ना? तो लंबे लंबे मोटे मोटे सरिये हैं, वो सरिये भी कौन है? वायर है। अब आप सुनो, आप क्या करते हैं? 1 2 1, तो आर्मी मान लो 20 लोगों की एक टुकड़ी है जो कि मार्च करती हुई जा रही है, 1 2 1, तो सारे के सारे आर्मी के लोगों में आप देखेंगे बहुत बेहतर सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सारे के सारे अपना पैर एक साथ मारते हैं 1, फिर सारे के सारे अपना पैर मारते हैं 2। यस और नो? इसका क्या मतलब हुआ? नंबर 1, जब सबने एक साथ पैर मारा 1, तो सबने कुछ तरंग उत्पन्न करने की कोशिश की। कहां? ब्रिज के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, राइट? यानी कि कुछ ऊर्जा देने की कोशिश की। अब आप सोचो, अगर मान लें कि यहां पे कोई तरंग उत्पन्न हो रही है, ऐसा मान लें कि कोई तरंग उत्पन्न हो रही है, तो 1 के पैर मारने से ए आयाम की तरंग उत्पन्न होती है, तो 20 लोगों के पैर मारने से कितने आयाम की तरंग उत्पन्न होगी? 20A। और तीव्रता आयाम की क्या होती है? वर्ग के समानुपाती होती है। तो 1 के मारने पर आई तीव्रता की तरंग उत्पन्न होती हो, तो 20 लोगों के पैर मारने से कितने तरंग उत्पन्न होगी? 20A का होल स्क्वायर, यानी कि 400 आई। यानी कि 20 लोगों ने एक साथ अपना पैर अगर ब्रिज पर मारा तो 400 गुना तीव्रता की एक तरंग उत्पन्न हो सकती है। और वो तरंग किसमें उत्पन्न हो सकती है? उस ब्रिज में, है ना? अब वही वाली बात, ये पूरा का पूरा लंबा ब्रिज है, इस समय आर्मी की टुकड़ी यहां खड़ी है, और ये दूरी इस पूरे ब्रिज के तार की लंबाई की 1/4 है। 1/4 होने का मतलब कौन सी सन्नादि उत्पन्न होगी? द्वितीय सन्नादि। यस, यानी कि अगर इस तार की द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति 1 2 1 1 2 1 की आवृत्ति से मैच कर जाए तो क्या होगा? इस पूरे के पूरे सरिये में तरंग उत्पन्न होगी। द्वितीय सन्नादि में ये तरंग उत्पन्न करेगा, और तरंग उत्पन्न करेगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा ब्रिज दह जाएगा। इसलिए आर्मी को कभी भी किसी ब्रिज पे से मार्च करते हुए जाने के लिए मना किया जाता है। सिर्फ नॉर्मल पैरों से चलते हुए जा सकते हैं, 1 2 1 मार्च करते हुए नहीं जा सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? क्या कह रहा हूं मैं? मैंने आपको अनुनाद समझाने की कोशिश की। जब किसी एक की आवृत्ति किसी दूसरे की आवृत्ति से मैच कर जाए, जब किसी तरंग की आवृत्ति किसी इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति से मैच कर जाए, ठीक है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? अनुनादी अवस्था, रेजोनेंस। बोलिए, ये बात क्लियर है? ओके। अब मैं यहां पे कह रहा हूं, मेरी बात ये थी कि क्या मैं इस तार को बिना इसको हाथ लगाए, बिना इसको छेड़े इसमें तरंग उत्पन्न कर सकता हूं क्या? यस। कैसे? इस तार की किसी भी एक निश्चित सन्नादि से की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति की अगर इसमें तरंग उत्पन्न कर दूं, वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी मूल आवृत्ति में मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मूल आवृत्ति में इसकी आवृत्ति है 200 हर्ट्ज, तो द्वितीय सन्नादि में 400 हर्ट्ज, तृतीय सन्नादि में 600 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज, तो 200 के पूर्ण गुणज के बराबर आवृत्तियों पर यह तरंग उत्पन्न कर सकता है। अब मैंने यहां पे क्या किया? 600 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित्र लिया, स्वरित्र को बजा के इसके पास ले गया। इस स्वरित्र ने क्या किया? 600 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न की, और ये तृतीय सन्नादि में 600 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। तो जब ये तरंगें इस तार से टकराएंगी तो इस तार में 600 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न कर देंगी। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 500 हर्ट्ज आवृत्ति होती इसकी, किसकी? स्वरित्र की, और मैं ऐसे बजा के इसके पास ले जाता, तो क्या तरंग उत्पन्न हो जाती? नहीं, क्योंकि इसकी किसी भी सन्नादि के बराबर आवृत्ति नहीं है। तो बराबर आवृत्ति नहीं है तो अनुनाद उत्पन्न नहीं होगा। अनुनाद उत्पन्न नहीं होगा तो इसकी ऊर्जा इसको स्थानांतरित नहीं होगी, यानी इसमें कोई भी तरंग उत्पन्न नहीं होगी। कब? जब इसकी निश्चित सन्नादियों की आवृत्तियों के अलावा किसी आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करना चाहें। परंतु अगर इसकी आवृत्ति 600 हर्ट्ज है और इसकी भी किसी एक सन्नादि की आवृत्ति 600 हर्ट्ज है,
और इस स्वरित्र को मैं ध्वनित करके इसके पास में ले जाऊं तो इसमें भी वही उतनी आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। बात क्लियर है क्या? और इसमें अगर तरंग उत्पन्न हो जाएगी और मैं यहां पे एक छोटा सा कागज रख दूं तो तरंगे उत्पन्न होने के कारण ये छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस के कारण ये गिर जाएगा। हाँ या ना? अब मैं क्या कह रहा था, मैं यहां पे ये कह रहा था मैं इन दोनों सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं, यानी कि इस तार जिसमें तरंग उत्पन्न करनी है उसकी लंबाई को परिवर्तित कर सकता हूं। मैं यहां पे वेट बढ़ाकर या घटाकर तनाव भी परिवर्तित कर सकता हूं। और इस बात को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक निश्चित आवृत्ति का स्वरित्र लूंगा, इसको बजाकर इसके पास लेके जाऊंगा। अगर यहां से कुछ और ध्वनि सुनाई दी, यदि इसमें कुछ तरंग उत्पन्न हुई तो इसका मतलब स्वरित्र की आवृत्ति और इस स्वर मापी की सोनोमीटर की आवृत्ति बराबर है। मैंने एक निश्चित आवृत्ति का स्वरित्र ले लिया, ठीक है, और अब उस स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर आवृत्ति पर मैं इसको सेट करना चाह रहा हूं, किसको, इस वायर को। और इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहां पे भार परिवर्तित करूं या दोनों सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज करूं। कुल मिलाकर बात समझने की क्या है कि यह आवृत्ति जो होगी वो उस रस्सी में या उस तार में तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होगी। यह आवृत्ति जो होगी वो उस रस्सी की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है? ओके। एक प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर लंबाई का स्वरमापी तार है। जब इसे एक स्वरित्र के साथ साथ, स्वरित्र मतलब ट्यूनिंग फोक, स्वरमापी मतलब सोनोमीटर, दोनों को साथ साथ ध्वनित किया जाता है तो 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। अब यदि इसी सोनोमीटर वायर की लंबाई को 50 सेंटीमीटर से घटा के 45 सेंटीमीटर कर दिया जाए और दोनों को पुनः साथ में ध्वनित किया जाए तो फिर से कितने विस्पंद सुनाई देते हैं? 5 विस्पंद प्रति सेकंड, राइट? ओके। मैं ऐसा कहता हूं, माना स्वरित्र की आवृत्ति न्यू है तो सोनोमीटर की आवृत्ति कितनी होगी? या तो न्यू -5 होगी या न्यू +5 होगी। बोलो बात सही है क्या? ओके। अच्छा, आपने क्या किया है, सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी के लिए बात करें तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या लिखते थे? n/12 अंडर रूट में T/μ। आपने स्वरमापी तार में तनाव परिवर्तित नहीं किया, ये कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या परिवर्तित कर रहे हो? स्वरमापी तार की लंबाई। तो आप क्या कहेंगे? न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। आपने क्या किया? लंबाई को घटा दिया तो स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो ये बात सही है? माना कि ये वाला आंसर जो सोनोमीटर के लिए वो सही है तो इसकी आवृत्ति बढ़कर कितनी हो जाएगी? न्यू +6, न्यू +7, न्यू +8, न्यू +9, न्यू +10 एंड सो ऑन। अगर ये सही आंसर होता तो पहले कितने विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न हो रहे थे? 5 विस्पंद प्रति सेकंड। अब न्यू और न्यू +6 कितने विस्पंद? 6 विस्पंद प्रति सेकंड, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, यानी कि विस्पंदों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वापस से 5 विस्पंद प्रति सेकंड नहीं सुन पाएंगे, इसका मतलब ये तो सही आंसर नहीं है। तो स्वरमापी की आवृत्ति कितनी मान होनी चाहिए? न्यू -5, पर चेक करना तो बनता है। एक बार पहले चेक करेंगे। क्या चेक करोगे जी? आपने क्या किया? लंबाई घटाइए तो आवृत्ति बढ़नी चाहिए, तो आवृत्ति बढ़ के कितनी हो सकती है? न्यू -4 या न्यू -3, न्यू -2, न्यू -1, ओनली न्यू, न्यू +1, न्यू +2, न्यू +3, न्यू +4 और फिर फाइनली न्यू +5। सुनना जरा, अभी इसके साथ ये स्वरमापी कितनी विस्पंद उत्पन्न कर रहा है? 5। दोनों का अंतर कितना है? 5। फिर ये अंतर घट के 4 हुआ, फिर 3,
फिर 2 1 0 और आवृत्ति बढ़कर अगर न्यू प्लस 5 हो जाए तो ये इसके साथ वापस से कितने विस्पंद उत्पन्न करेगा? 5। यानी कि जब लंबाई 50 सेंटीमीटर थी तब स्वरमापी की आवृत्ति कितनी थी? न्यू माइनस 5। जब ये आवृत्ति घटकर 45 सेंटीमीटर हो गई तो स्वरमापी की आवृत्ति कितनी हो गई? न्यू प्लस 5। यानी कि ये स्वरमापी की प्रारंभिक लंबाई, ये स्वरमापी की अंतिम लंबाई, सॉरी, ये स्वरमापी की प्रारंभिक आवृत्ति और ये स्वरमापी की अंतिम आवृत्ति, ये स्वरमापी की प्रारंभिक लंबाई और स्वरमापी की अंतिम लंबाई। बोलो सही है? आपने क्या सीखा था? न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। आप क्या लिखेंगे? न्यू 2 अपॉन न्यू 1 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। L1 कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। L2 कितनी है? 45 सेंटीमीटर। तो न्यू 2 की वैल्यू लिखो जी, न्यू प्लस 5। न्यू 1 की वैल्यू लिखो जी, न्यू माइनस 5 इक्वल्स टू 5 से कैंसिल किया ये 10 और ये 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही वेरिएबल है न्यू। न्यू कौन था? स्वरित्र की आवृत्ति, वो ज्ञात हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 न्यू प्लस 45, इसको उधर मल्टीप्लाई किया 10 न्यू माइनस 50 इधर 9 न्यू उधर, तो 50 प्लस 45 इक्वल्स टू 10 न्यू माइनस 9 न्यू। तो ये कितना बचा? ओनली न्यू। और ये कितना हो गया? 95 हर्ट्ज। यानी कि स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है? 95 हर्ट्ज। और स्वरित्र की आवृत्ति 95 हर्ट्ज है तो स्वरमापी की प्रारंभिक आवृत्ति कितनी है? न्यू माइनस 5 यानी कि 95 माइनस 5 यानी कि 90 हर्ट्ज। और अंतिम कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके। यदि हाँ जी, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर पूर्व प्रश्न में तार की प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान का मान कितना हो? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, और तार किस में हो? मूल आवृत्ति में। तो तार में क्या ज्ञात करना है? तनाव का मान ज्ञात करना है। मूल आवृत्ति में तो न्यू इक्वल्स टू न्यू 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 12 अंडर रूट में टी अपॉन म्यू। मूल आवृत्ति यानी कि प्रथम सन्नादि, और प्रथम सन्नादि के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1। न्यू 1 अभी आपने निकाला था। न्यू 1 इक्वल्स टू कितना था? न्यू माइनस 5 यानी कि 95 माइनस 5 यानी कि न्यू 1 इक्वल्स टू 90 हर्ट्ज। बस अब सॉल्व कर लो। ये 90 1 अपॉन 2 लंबाई कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर रूट में टी अपॉन म्यू। ये दोनों कैंसिल, 90 का स्क्वायर 8100 इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू। तो टेंशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू इंटू 8100 टी इक्वल्स टू, हाँ जी बोलिए, म्यू की वैल्यू 10 ग्राम पर सेकेंड। 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 3 पर सेंटीमीटर 10 की घात माइनस 2 इंटू 100 8100 इंटू 8100 10 टू पावर माइनस 2 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 यानी कि टेंशन कितना हो गया? 8100 न्यूटन। ये उस तार में तनाव का मान हो गया। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, एक स्वरमापी के तार में तनाव का मान 4% बढ़ाने पर स्वरमापी की मूल आवृत्ति में 2 हर्ट्ज की वृद्धि होती है। न्यू इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। बोलो सही है क्या? स्वरमापी के तार के लिए आवृत्ति का सूत्र आप जानते ही हैं, राइट? तो आप क्या लिखेंगे? इसको प्रतिशत परिवर्तन कितने? 5% से कम। तो आपको क्या लिखना चाहिए? डेल्टा न्यू अपॉन न्यू
इंटू 100 इज इक्वल टू टी पे पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा आगे, ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो आवृत्ति में परिवर्तन 2 हर्ट्ज का, प्रारंभिक आवृत्ति पता नहीं, गुणा 100 इक्वल टू 1/2 और तनाव में प्रतिशत परिवर्तन 4%। सही है, तो 2 से इस 4 को कैंसिल किया, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो न्यू इक्वल टू कितना आ गया 100 हर्ट्ज। ये स्वरमापी की मूल आवृत्ति मिल गई। बोलिए बात क्लियर है क्या? ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किसके लिए? स्वरमापी के लिए, स्वरित्र के लिए, सोनोमीटर के लिए, राइट? ओके।